हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल मनोज नोटबुक में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम पार्ट 5 करेंगे और पार्ट का नाम है जंतुओं में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। यह JCERT का कक्षा 8 का विज्ञान का पाठ्य पुस्तक है जो हमारे झारखंड के सरकारी स्कूलों में चलता है। NCERT भी इसको आप मान सकते हैं। और इसमें हम आज क्या करेंगे, तो पाठ करेंगे और जो पाठ के जो प्रश्न उत्तर उसको भी हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग अन्य वीडियो में देखते आ रहे हैं। यहाँ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उसको भी हम लोग करते हुए चलेंगे। यहाँ देखिए जंतुओं में जनन। तो पहला टॉपिक यहाँ देखिए, जनन का विशेष महत्व है क्योंकि यह एक जैसे जीवों का पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। जैसे मान लीजिए हम लोग इंसान है ना, तो इंसान लोग अगर जन्म नहीं लेगा, सिर्फ मरते जाएगा तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, हम लोग का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, इंसान लोग जनन करते हैं, मतलब नए जीव को, बच्चे को जन्म देते हैं, तो इस तरह से इंसान का अस्तित्व बचा हुआ है। इसी प्रकार से जनन का विशेष महत्व है। तो आगे देखिए, यहाँ दिया हुआ है जनन की विधियाँ। इसमें देखिए यहाँ दो विधियाँ का वर्णन है। पहला है जरायुज एवं दूसरा है अंडप्रजक। यानी कि जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज यानी विभिपेरस कहते हैं, तथा वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म न देकर अंडे देते हैं उन्हें अंडप्रजक कहते हैं यानी ओविपेरस कहते हैं। यानी जो शिशु को जन्म देंगे, बच्चे को जन्म देंगे, उन्हें जरायुज कहेंगे। जैसे मनुष्य हो गया, फिर कुत्ता हो गया, गाय हो गया, ये सब क्या सीधे बच्चे को जन्म देते हैं। उसके उल्टा देखिए, अंडप्रजक के उदाहरण जैसे पक्षी हो गए अंडे देते हैं, या फिर मछली हो गए, मेढक हो गए, वो सब अंडे देते हैं, वो सब अंडप्रजक के अंतर्गत में आते हैं। इसके बाद में है जीवों में जनन की विधियाँ। ठीक है, तो देखिए जीवों में जनन की विधियाँ आपका यहाँ पर भी है और जनन की विधियाँ आपका यहाँ पर भी है। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पर जो जीवों में जनन की विधियाँ हैं, तो इसमें जो वर्गीकरण किया है, तो इसका वर्गीकरण का आधार है, और वर्गीकरण का आधार यह है कि कोई भी जो जीव है वो सीधे शिशु को जन्म देते हैं या फिर अंडे देते हैं। तो ठीक है, तो जो शिशु को डायरेक्ट जन्म देते थे उन्हें जरायुज कहा गया, यानी कि जैसे मनुष्य हो गए और फिर कुत्ता हो गए, गाय हो गए। और जो अंडे देते हैं उन्हें उसको अंडप्रजक कहा गया, जैसे कि पक्षी हो गए, फिर मेंढक हो गया और मछली हो गया। लेकिन यहाँ पर जो देखिए जीवों में जनन की जो विधियाँ हैं, इसका जो वर्गीकरण का आधार है, इसका यह आधार है कि कोई भी जीव लैंगिक है या फिर अलैंगिक है। ठीक है, तो अलैंगिक जनन में क्या होता है कि इसमें एक ही जनक होता है, एक ही जनक से नए संतानों की उत्पत्ति होती है। और लैंगिक जनन में क्या होता है, उसमें दो जीव मिलकर नए जीव को जन्म देते हैं। तो देखिए दो जीव यानी कि नर और मादा यानी माता पिता मिलकर नए बच्चे को जन्म देते हैं। तो यहाँ देखिए अभी हम लोग अलैंगिक जनन का बात करेंगे, उसके बाद लैंगिक जनन का बात करेंगे। यहाँ पर देखिए अलैंगिक जनन के कई विधियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से दो विधियों का वर्णन किया है। पहला है आपका मुकुलन। तो मुकुलन को एक बार यहाँ पर समझ लीजिए, चित्र द्वारा हम समझा देते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हाइड्रा में मुकुलन होता है, यानी मुकुलन का अर्थ होता है कि कली से जनन। ठीक है, तो मुकुल का अर्थ भी होता है कली। यहाँ पर देखिए हाइड्रा का जीव है, सूक्ष्म जीव होता है, इसको माइक्रोस्कोप से आप लोग इसको देख सकते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा उभार देखिए, उभार दिया हुआ है, तो ये मुकुल निकला हुआ है यानी कली निकला हुआ है। ये कली क्या होता है, कुछ समय बाद आपको इस तरह से बड़ा होता हुआ दिख रहा होगा, फिर आगे चल के ये फिर और बड़ा होगा, फिर बड़ा होने के बाद यानी पूरी जब विकसित हो जाएगा अच्छा से, तो ये टूट कर अलग हो जाता है, यानी कि हाइड्रा से फिर अलग हो जाता है, फिर एक नया हाइड्रा बन जाता है। इसी प्रकार से हाइड्रा में जनन होता है, यानी हाइड्रा में मुकुलन होता है। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन हम बताए हैं कि अलैंगिक जनन में जनक एक ही होता है। तो यहाँ देखिए एक ही जीव है, इसी से नया एक ठो जीव का उत्पत्ति हुआ है। फिर अलैंगिक जनन का जो दूसरा प्रकार है वो आपका है द्विखंडन। तो देखिए द्विखंडन में क्या होता है, तो द्विखंडन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, जिसको द्विखंडन बोलते हैं। तो एक जीव यहाँ पर देख लीजिए, अमीबा, यहाँ पर द्विखंडन को जनन इसमें होता है। यहाँ देखिए अमीबा है, ये आगे चलकर क्या हो गया कि दो भागों में विभाजित हो गया, दो टुकड़ों में बट गया, दो खंडों में बट गया है। और जब दो खंडों में बटा तो दो ठो नया फिर अमीबा यहाँ पर बन गया, यानी कि एक अमीबा से दो संतति अमीबा का जन्म हुआ है। तो देखिए अलैंगिक जनन का दो प्रकार हम लोग पढ़े, एक हो गया द्विखंडन और दूसरा हो गया हम लोग मुकुलन। तो अमीबा में द्विखंडन होता है और हाइड्रा में मुकुलन होता है, इसको आप याद रखिएगा, आगे चलकर काम देगा। अब होता है लैंगिक जनन।
देखिए अभी हम लोग अलैंगिक जनन में ये सीखे कि जो जनक होता है एक ही होता है। यहाँ पर देख लीजिए आप, अलैंगिक जनन का ये प्रकार है, इसमें जनक एक ही है, ठीक है ना, इसी से नए जीव की उत्पत्ति हुआ है। और यहाँ भी देखिए द्विखंडन है, इसमें भी अलैंगिक जनन है, इसमें भी जनक एक ही है, इसी से दो जीव का यहाँ पर उत्पत्ति हुआ है। ये है आपका अलैंगिक जनन। लेकिन अब देखिए लैंगिक जनन, तो जिस प्रकार से अलैंगिक जनन में जनक एक होता है, लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है, जनक दो होते हैं। यानी कि इसमें एक नर होगा और एक मादा होगा, यानी माता और पिता इसमें दोनों भाग लेंगे तभी बच्चे का जन्म होगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, नर और मादा युग्मक मिलकर युग्मनज बनाते हैं। थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए युग्मनज क्या है। यहाँ देखिए नर और मादा युग्मक मिलकर, यहाँ देखिए ये नर युग्मक है जिसको शुक्राणु बोलते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें। और ये देखिए मादा युग्मक है जिसको अंडाणु बोलते हैं या फिर इंग्लिश में एग बोलते हैं। ये दोनों क्या बोलते हैं, मिलकर युग्मनज बनाते हैं। यहाँ देखिए दोनों मिले हैं यहाँ पर और युग्मनज बनाए हैं। यही युग्मनज क्या होता है, आगे चल के विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करेगा और यही भ्रूण से क्या होगा, बच्चे का जन्म होगा। यहाँ देखिए दिया हुआ है, तो इस प्रकार के जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। यहाँ देखिए जब संलयन होता है ना, तो संलयन के बाद क्या होता है, युग्मनज बनता है। यहाँ देखिए ये नर युग्मक है, ये मादा युग्मक है, ठीक है। अब ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या होता है, मिलने को ही संलयन कहते हैं। और मिलने के बाद क्या होता है, संलयन के बाद युग्मनज बनता है। अभी कुछ देर पहले हम लोग यहाँ पर ऊपर में देखे थे, यहाँ देखिए नर और मादा युग्मक मिलकर युग्मनज बनाते हैं। यानी युग्मनज कब बनाते हैं, यानी युग्मनज जब संलयन के बाद बनाते हैं, यानी मिलते हैं तब बनाते हैं। तो यही चीज़ है, इसी को क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन बोला जाता है। तो देखिए नर और मादा तो दो जनक हो गए, तो लैंगिक जनन में दो जनक का होना आवश्यक है। तो चलिए अभी हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए मानव में जनन प्रक्रिया, क्योंकि मानव भी है, इसमें क्या होता है कि ये भी लैंगिक जनन करता है, क्योंकि इसमें भी जनन के लिए माता और पिता दोनों की आवश्यकता होती है। तो देखिए हम लोग मानव जनन अंग के बारे में यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला है नर जनन अंग। अब यहाँ देखिए नर जनन अंग में एक जोड़ा वृषण, यहाँ देखिए एक जोड़ा वृषण है, यहाँ दिख रहा है, और इसके पीछे एक होगा। और उसके बाद दो शुक्राणु नालिका, यहाँ देखिए ये शुक्राणु नालिका है, एक यहाँ है, एक इसके पीछे होगा। और उसके बाद में एक शिशन, यानी शिशन जिसको लिंग भी बोलते हैं, यहाँ देखिए शिशन है ये, और इसी को लिंग भी बोलते हैं, होते हैं। अब देखिए वृषण में नर युग्मक उत्पन्न होते हैं जिन्हें स्पर्म या शुक्राणु भी कहते हैं। इसके बाद में आते हैं मादा जनन अंग के बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए मादा जनन अंग में क्या क्या है। तो मादा जनन अंग में एक जोड़ी अंडाशय, यहाँ देखिए ये अंडाशय है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, एक जोड़ी अंडाशय हो गया, ठीक है ना। इसके बाद में क्या होता है, अंडवाहिनी तथा गर्भाशय होता है। देखिए अंडाशय हो गया, उसके बाद देखिए अंडवाहिनी है, ठीक है, और ये आपका क्या है, गर्भाशय है। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं। देखिए किस प्रकार से नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है और फिर युग्मनज बनता है, आपको हम समझाते हैं डिटेल्स में थोड़ा सा, ताकि दिक्कत ना होए। देखिए यहाँ पर जो अंडाशय है ना, अंडाशय अभी हम लोग पढ़े हैं कि अंडाशय से मादा युग्मक निकलता है, यानी अंडाणु निकलता है। तो यहाँ से अंडाणु निकलकर इस तरह से जो छोटा, इतना ही छोटा, इस तरह से एक ही है ये, समझिए इस तरह से आपका बाहर आएगा, ठीक है। और जो ये नर युग्मक है, यहाँ पर जो स्पर्म है वो क्या होगा आपका, यहाँ पर तो स्पर्म बनता है, यानी कि शुक्राणु बनता है, फिर शुक्राणु नलिका से होते हुए इस रास्ते से आपका जो लिंग है, शिशन है, इस रास्ते से आपका बाहर आएगा इस तरह से, ठीक है ना। जो क्या उसको बोलते हैं नर युग्मक यानी शुक्राणु, वो बाहर निकलते हैं। फिर आपका जो मादा जनन अंग है आपका इस रास्ते से प्रवेश करेगा, ठीक है। प्रवेश करते हुए इस तरह से बहुत सारा रहेगा, लेकिन सिर्फ एक ही क्या होगा, इस तरह से है ना, एक ही जो स्पर्म शुक्राणु है वो आपका मादा युग्मक से आपका ये क्या होगा, संलयन होगा। जब मान लीजिए कि यहाँ पर इसका संलयन हो गया है, इस तरह से यहाँ पर संलयन होगा, फिर संलयन होने के बाद में युग्मनज बनेगा। संलयन होने के बाद जो बनता है उसी को युग्मनज बोलते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर ये युग्मनज बना हुआ है। युग्मनज बनने के बाद में फिर क्या होता है कि यहाँ से इस तरह से फिर युग्मनज धीरे धीरे विकसित होकर भ्रूण बनेगा, और फिर भ्रूण धीरे धीरे विकसित होकर शिशु के रूप में फिर जन्म लेगा।
अब देखिए मनुष्य का अंडाशय, अरे मनुष्य का अंडा लगभग 1 mm व्यास का होता है। 1 mm मान लीजिए कि इतना छोटा होगा, जितना दिख रहा है, इतना जो ब्लू रंग का दिख रहा है उतना ही होगा लगभग। लेकिन शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है, यानी कि फुटबॉल के आकार का शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। तो ये भी जनरल नॉलेज है, इसको देख लीजिए। इसके बाद में है निषेचन। यहाँ देखिए, तो निषेचन क्या है आप इसको यहाँ पर समझ लीजिए कि वह प्रक्रिया जिसमें स्त्री यानी माँ के अंडाणु और नर यानी पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? निषेचन बोलते हैं। यानी अंडाणु तथा शुक्राणु के संलयन को ही निषेचन कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये शुक्राणु है, यहाँ पर अंडाणु है, इन दोनों को जो संलयन हो रहा है यानी कि जो मिल रहा है लोग, तो इसी को क्या बोलते हैं? जो संलयन होता है तो इसी को निषेचन कहते हैं। और फिर देखिए निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। यहाँ युग्मनज हो गया, यह युग्मनज विकसित होकर एक जीव का निर्माण करता है। यही युग्मनज है, विकसित होकर भ्रूण बनेगा फिर एक जीव का निर्माण करेगा। इसके बाद यहाँ देखिए निषेचन के प्रकार यहाँ दिया हुआ है। तो निषेचन का जो प्रकार है वो 2 प्रकार का होता है। पहला हो गया आंतरिक निषेचन और दूसरा हो गया आपका बाह्य निषेचन। पहले पढ़ लेते हैं। वह निषेचन जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का संलयन मादा के शरीर के अंदर होता है, मादा के शरीर के अंदर। तो यहाँ देखिए अभी हम आपको एग्जाम्पल में समझाए थे, ये मादा है, ठीक है ना, स्त्री जनन अंग है। तो मादा के शरीर के अंदर जब क्या होगा आपका निषेचन की प्रक्रिया होगा तो उसको क्या बोलेंगे? आंतरिक निषेचन उसको बोलेंगे। यहाँ उसको आंतरिक निषेचन बोलेंगे, यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। जैसे मनुष्य हो गया, गाय हो गया, कुत्ता हो गया, मुर्गी हो गया, इस सब में आंतरिक निषेचन होता है। इसके बाद है बाह्य निषेचन। तो बाह्य निषेचन क्या होता है कि वह प्रक्रिया है जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का संलयन जंतुओं के शरीर के बाहर होता है। तो बाहर कहाँ होता है? जल में होता है, जल में होता है, उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे कि हो गया मछली हो गया, मेंढक हो गया। तो मादा मछली और जो मादा मेंढक होते हैं वो अपना अंडे होते हैं जल में कहीं पानी में सुरक्षित जगह पर देते हैं। और क्या होता है जब मादा अपना अंडा दे लेती है तो जो नर थी मेंढक या फिर नर मछली है वो अपना शुक्राणु को वहाँ पर छोड़ देते हैं मादा को जो अंडा है उनसे मिलने के लिए। उसके बाद जब छोड़ देते हैं तो फिर संलयन होगा, फिर संलयन होने के बाद फिर युग्मनज बनेगा। युग्मनज बनने के बाद में फिर जीव का उत्पत्ति होगा। इसके बाद में देखिए यहाँ है, अब है परख नली शिशु। परख नली शिशु की उत्पत्ति शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन, जिसे संक्षिप्त में IVF कहते हैं, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इन विट्रो का मतलब होता है आपका कांच के भीतर होता है, ठीक है, तो कहा जाता है के द्वारा होता है। इस निषेचन में शरीर से बाहर कृत्रिम परिवेश में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन कराया जाता है। आगे देखिए, स्त्री के अंडाशय से अंडाणु को निकालकर एक तरल माध्यम में शुक्राणु द्वारा इसका संलयन कराया जाता है। क्या होता है कि मान लीजिए कि परख नली है, अब यहाँ पर स्त्री के अंडाशय से एक अंडाणु को निकाला जाएगा यहाँ पर इस तरह से, ठीक है ना, और फिर शुक्राणु द्वारा इसका संलयन कराया जाएगा। फिर जो नर है उसका शुक्राणु को इसमें छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, फिर छोड़ दिया जाएगा तो फिर क्या होगा, इस तरह से संलयन होगा। संलयन होने के बाद में फिर क्या होगा, वो विकसित होगा। विकसित होने के बाद में फिर यहाँ देखिए 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है उसको। इसको संलयन होने के बाद 1 सप्ताह तक इसको विकसित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। देखिए युग्मनज बनेगा ना, तो उसको 1 सप्ताह तक छोड़ दिया जाता है विकसित होने के लिए। इसके बाद में क्या होता है, उसको फिर महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। और यह जब पूर्ण विकास हो जाता है तो फिर शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। यहाँ देखिए, विश्व में प्रथम सफल परख नली शिशु लुइस ब्राउन का जन्म 1978 में हुआ था। यह देखिए है ना, सफल शिशु है परख नली शिशु। अब देखिए, भारत के प्रथम परख नली शिशु दुर्गा का जन्म विश्व के प्रथम परख नली शिशु के जन्म के 67 दिनों के बाद हुआ था। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं भ्रूण का परिवर्धन है। तो यहाँ देखिए, शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। यह युग्मनज वृद्धि कर भ्रूण में बदल जाता है। यह देखिए वृद्धि करके भ्रूण में बदल जाता है। और फिर वास्तव में यह युग्मनज लगातार विभाजित होकर अनेक कोशिकाएं बनाता है। ये कोशिकाएं समूहीकृत होकर विभिन्न उत्तकों अंगों में परिवर्धित होता है। इस विकसित संरचना को भ्रूण कहते हैं। जब ये आगे चल के विकसित करता है तो फिर इसको क्या कहा जाता है, भ्रूण कहा जाता है। अब भ्रूण क्या होता है कि धीरे धीरे और विकसित होकर जिसको गर्भ कहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है।
यहाँ देखिए, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके उसको गर्भ कहते हैं। और यही गर्भ है ना, पूर्ण विकसित होकर क्या होता है, शिशु का जन्म होता है। इसी गर्भ से नवजात शिशु का जन्म होता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर शिशु का परवरिश हो रहा है गर्भ में। फिर आगे देखिए क्या है। अब यहाँ देखिए एक नया इम्पोर्टेंट टॉपिक है कायांतरण का। तो कायांतरण क्या होता है, कुछ जंतु के नवजात शिशु वयस्क से बिल्कुल भिन्न दिखाई देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कायांतरण की प्रक्रिया घटना बोलते हैं। तो क्या होता है कि देखिए मेंढक है, मेंढक का जो अंडा रहेगा ना, वो अंडा से ये विकसित होता है, इसको टेडपोल बोलते हैं। तो ये मछली की तरह दिखता है, शुरुआत में छोटा में मछली की तरह दिखेगा, लेकिन यही आगे विकसित होकर मेंढक बन जा रहा है। सोच लीजिए, तो मेंढक बन जा रहा है, तो यानी कि शिशु के समय देखिए किस तरह से मछली जैसा दिख रहा है, लेकिन जब वयस्क होता है तो ये मेंढक बन जाता है, मैंने बिल्कुल अलग दिखता है। तो इसी घटना को क्या बोलते हैं, कायांतरण बोलते हैं। आगे क्या है, अब देखिए क्लोन क्या है। क्लोन के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो किसी संपूर्ण जीव को या उसके जीवित भाग को कृत्रिम रूप से मात्र एक जीव से विकसित करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है, एवं इससे बनने वाले जीव या उसके भाग को क्लोन कहते हैं। एक चीज़ और देख लीजिए, ये क्लोन जिस जीव की कोशिका से तैयार किए जाते हैं उसके बिल्कुल ही समान गुणों वाले होते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये दोनों भेड़ है ना, एक ही जैसा दिख रहा है। ये क्या है, क्लोन प्रक्रिया से ही लोग तैयार किया गया है। और सर्वप्रथम भेड़ का क्लोन इयान विल्मट और उसके सहयोगियों ने 5 जुलाई 1996 को बनाया था, जिसका नाम था डॉली रखा गया था। अब देखिए हमने क्या सीखा, यानी पाठ का पूरा निचोड़ अब हम पढ़ रहे हैं। पहला है, जनन वह प्रक्रिया है जो जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखने में सहायता करता है। दूसरा है, जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज जंतु कहते हैं, तथा जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म न देकर अंडे देते हैं उन्हें अंडप्रजक कहते हैं। इसके बाद देखिए, जंतुओं में जनन 2 प्रकार का होता है, लैंगिक जनन, एक अलैंगिक जनन, जो हम लोग वहाँ पढ़े थे। तो लैंगिक जनन में 2 जनक होते हैं और अलैंगिक जनन में 1 जनक होते हैं। तो देखिए, मुकुलन और द्विखंडन अलैंगिक जनन के विधियाँ हैं। लैंगिक जनन में शुक्राणु एवं अंडाणु निषेचित होकर युग्मनज बनाते हैं, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद में निषेचन 2 प्रकार का होता है, आंतरिक निषेचन होता है और बाह्य निषेचन होता है, ठीक है। तो निषेचित अंडाणु युग्मनज लगातार विभाजित होने के बाद भ्रूण के रूप में परिवर्तित होता है। यही भ्रूण बाद में गर्भ तथा अंततः पूर्ण शिशु के रूप में विकसित हो जाता है। रेशम के कीट एवं मेढक के जीवन चक्र में शिशु से वयस्क होने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। इसके बाद में है आपका प्रश्न उत्तर है, तो प्रश्न उत्तर भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है, आंतरिक निषेचन कहाँ होता है, तो मादा शरीर के अंदर होता है। दूसरा है, हाइड्रा में जनन की विधि क्या है, तो हाइड्रा में जनन की विधि मुकुलन कहलाती है, हम लोग पढ़े थे कुछ देर पहले। फिर तीसरा है, मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज के संयोजन की विधि कहलाती है, तो उसको निषेचन कहते हैं, ये भी पढ़े थे हम लोग। चौथा है, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है, तो वो आपका 1 होता है। यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसलिए थोड़ा सा दूर कर लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ देखिए, जो युग्मनज बनता है ना, वो नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से बनता है। यहाँ देखिए, ये भी एक कोशिका है, यहाँ भी एक कोशिका, यहाँ भी एक केंद्रक है, यहाँ भी एक केंद्रक है, यहाँ पर 2 केंद्रक हो गए मिलकर। लेकिन दोनों मिलकर फिर आगे जो युग्मनज बनाते हैं वो एक ही केंद्रक बनता है उसमें फिर मिलकर, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। और यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर, तो एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या 1 ही होती है। पांचवा है, एक टेडपोल जिस प्रकार द्वारा वयस्क मेढक के रूप में विकसित होता है उसे क्या बोलते हैं, उसको कायांतरण कहते हैं। इसके बाद है छठा है, द्विखंडन द्वारा जनन निम्न में से किस में होता है, इसमें अमीबा में होता है, द्विखंडन होता है। इसके बाद में है, शुक्राणु वृषण कोशिका में परिपक्व होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, शुक्राणु जो है वृषण कोशिका में ही परिपक्व होते हैं। दूसरा है, मेढक में बाह्य निषेचन होता है, यह भी सही है, क्योंकि मेढक जो है वो पानी में अंडे देते हैं। और तीसरा है, अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है, तो ये गलत है, क्योंकि हाइड्रा मुकुलन द्वारा जनन करते हैं। इसके बाद चौथा है, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, यह भी बिल्कुल सही है। इसके बाद पांचवा है, भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है, तो ये गलत है।
इसके बाद में है रिक्त स्थानों की खाली स्थान को भरना है। पहला है जंतुओं के नर युग्मक शुक्राणु कहलाते हैं। दूसरा है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज बनते हैं। तीसरा है युग्मनज विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है। चौथा है टेडपोल का मेढक में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। पांचवा है मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है। इसके बाद अगला है आपका प्रश्न उत्तर है। प्रश्न है मनुष्य में शुक्राणु एवं अंडाणु के संयोजन को चित्र द्वारा दर्शाते हुए निषेचन की प्रक्रिया का वर्णन करना है। देखिए जनन प्रक्रम का पहला चरण निषेचन है, जिसमें स्त्री यानी माँ के अंडाणु, देखिए स्त्री है और ये माँ के अंडाणु है, और नर यानी पिता के शुक्राणु, देखिए नर है पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है। ये दोनों का देखिए यहाँ संयोजन हो रहा है। अंडाणु तथा शुक्राणु के संलयन को ही निषेचन कहते हैं। अब जो संयोजन होता है, संलयन होता है, इसी को क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। पांचवा प्रश्न है सजीवों में जनन क्यों आवश्यक है, क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। तो उत्तर है सजीवों में जनन महत्वपूर्ण है क्योंकि जनन के बिना कोई भी प्रजाति जीवित नहीं रह सकती है। जनन के माध्यम से जीव नई संतानों को जन्म देते हैं, जिससे उनकी प्रजाति की निरंतरता बनी रहती है, और अगर जन्म नहीं होगा तो वो प्रजाति समाप्त हो जाएगा, प्रजाति खत्म हो जाएगा। छठा प्रश्न है आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में क्या अंतर है। तो छठा का उत्तर है वह निषेचन जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का संलयन मादा शरीर के अंदर होता है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ते तथा मुर्गी इत्यादि। फिर वह निषेचन जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का संलयन जंतुओं के शरीर के बाहर जल में होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं, जैसे मेंढक और मछली हो गया। इसके बाद में है अब देखिए 7वां नंबर है अलैंगिक जनन क्या है। तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जनन केवल एक ही जनक द्वारा होता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं, जैसे हाइड्रा में मुकुलन हो गया, अमीबा में द्विखंडन होगा। इसमें जनक एक ही रहता है, हम पहले इसमें पाठ में बता चुके हैं। अब देखिए 8वां प्रश्न है जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन करना है। तो देखिए जंतु में अलैंगिक 2 विधि है। पहला है द्विखंडन। तो इस प्रकार के अलैंगिक जनन में एक जीव विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न करता है, जैसे अमीबा में द्विखंडन। यहाँ देखिए अमीबा है, इसमें एक जीव है और ये विभाजित होकर टुकड़े 2 टुकड़ों में बंटकर यानी विखंडित होकर 2 जीवों को क्या करते हैं? जन्म देते हैं या उत्पन्न करते हैं। इसको द्विखंडन बोलते हैं। ये द्विखंडन का एक प्रकार है। इसके बाद है मुकुलन है। इसमें एक जीव के शरीर से एक छोटा उभार यानी मुकुल या कली निकलता है। यह मुकुल धीरे धीरे बढ़ता है और फिर जनक जीव से अलग होकर एक नया जीव बन जाता है, जैसे ईस्ट हो गया और हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। यहाँ देखिए ये हाइड्रा है, इसी में से यहाँ देखिए कली छोटा से निकला है, फिर बड़ा हुआ है, फिर ये और बड़ा होकर इसी को मुकुलन बोलते हैं। यही मुकुलन है, इसको कली भी बोलते हैं, मुकुल भी बोलते हैं। तो ये विकसित होकर क्या बनता है? एक नया हाइड्रा बन जाएगा, आपका नया जीव एक बन जाएगा। तो यही आपका अलैंगिक जनन का 2 उदाहरण। इसके बाद है 9वां, देखिए माता के गर्भ में शिशु के विकास की प्रक्रिया का संक्षिप्त में वर्णन करना है। तो यहाँ देखिए गर्भाशय में भ्रूण निरंतर विकसित होता रहता है, ठीक है। धीरे धीरे इसमें विभिन्न शारीरिक अंग, हाथ पैर, सिर, आँखें इत्यादि विकसित हो जाते हैं। भ्रूण विकसित होकर गर्भ कहलाता है। इस प्रकार जब गर्भ का विकास पूर्ण हो जाता है तो नवजात शिशु का जन्म होता है। देखिए क्या होता है, भ्रूण निरंतर विकसित होता रहता है। ये देखिए पहले से क्या होता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है, फिर युग्मनज बनता है, फिर युग्मनज और विकसित होकर भ्रूण बनता है, और जो भ्रूण है ना और अक्सर आगे विकसित होकर क्या बनता है कि वो गर्भ उसको कहते हैं। देखिए यहाँ पर गर्भ कहलाता है, और गर्भ जब कहलाता है तो गर्भ क्या धीरे धीरे विकसित होकर शिशु के रूप में फिर नवजात शिशु के रूप में जन्म होता है इसका। इसके बाद 9वां हो गया। फिर 10वां देख लेते हैं। 2 जंतु हैं जिनमें पहले में बाह्य निषेचन होता है और दूसरे में आंतरिक निषेचन होता है। साथ ही पहला अंडा देता है और दूसरा सीधे शिशु को जन्म देता है। अब उत्तर देना है। तो पहले जंतु को किस प्रकार का जंतु कहा जाएगा? अब देखिए जो पहला जंतु है, यहाँ देखिएगा ना, जो
पहला जो जंतु है वो क्या अंडा देता है, तो जो अंडा देता है उसको अंडप्रजक जंतु बोलते हैं कहेंगे। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, पहले जंतु के 2 उदाहरण देना है। तो पहले जंतु यानी कि जो पहला जंतु है वो अंडा देता है, तो उसका 2 उदाहरण हो गया, मेंढक हो गया और मछली हो गया। फिर दूसरे जंतु को किस प्रकार का जंतु कहा जाएगा, तो जो दूसरा जंतु है ना उसमें आंतरिक निषेचन होता है, साथ ही वह क्या करता है, दूसरा जो जंतु है वो सीधे शिशु को जन्म देता है। तो जो सीधे शिशु को जन्म देता है उसको क्या बोलते हैं, जरायुज बोलते हैं। इसका उदाहरण आप जान लेते हैं, मछली हो, अरे इसका उदाहरण हो गया मनुष्य हो गया, गाय हो गया, कुत्ता हो गया, 10वां हो गया। तो इसी प्रकार से यह पाठ समाप्त होता है। मेरे यूट्यूब चैनल मनोज नोटबुक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि किस प्रकार से आपको मेरा यह वीडियो अच्छा आपको लगता है, किस प्रकार लगता है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और भी वीडियो बनाऊँ। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।